नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, राधे राधे। एनसीईआरटी पॉलिटी की जो डिस्कस कर रहे हैं हम, और इस क्रम में हमने कक्षा 6 और 7 जो है कंप्लीट कर ली है। और आज चर्चा करने वाले हैं हम क्लास 8 की। कक्षा 8 की शुरुआत करेंगे और कक्षा 8 का जो राजनीति है उसकी चर्चा हम इस सेशन में करने वाले हैं। लेकिन आज की चर्चा शुरू करें उससे पहले एक बहुत ही दुखद घटना आज राजस्थान में घटी, और यह भी एक तरीके से राजनीति का ही और सोशल मीडिया के कारण घट गई घटना। उदयपुर के अंदर एक साधारण से व्यक्ति को गला काटकर मार दिया गया है। और बड़ी हैरान करने वाली बात है, आपने भी इसके बारे में जो है वो न्यूज में देखा होगा, सुना भी होगा। जितना ज्यादा हो सके सोशल मीडिया से और पार्टीबाजी से बच के रहें, क्योंकि ये बड़े ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। आपने किसी भी व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर क्या कमेंट किया है, क्या आपने पोस्ट डाली है। अब एक साधारण सी फेसबुक की पोस्ट किसी व्यक्ति की हत्या का कारण बन गई है। हालांकि इसकी और गंभीरता क्या है ये तो पुलिस जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन जो भी है, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को सोशल मीडिया से जो है वो जितना ज्यादा दूर रख सकते हैं उतना ही बेहतर हम सब के लिए रहेगा। आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की और चर्चा करते हैं पॉलिटी क्लास 8 एनसीईआरटी की। कक्षा 7 और 6 पूरा हो चुका है एनसीईआरटी, आज क्लास 8 है और ये 3 नंबर सेशन है अपना। अगर आप इस परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो इस परिवार के सदस्य जरूर बन जाएं, ताकि आने वाले जितने भी क्लासेस हैं उन सबको आप सबसे पहले जो है वो देख पाएं। और सब्सक्राइब बटन पे जो है वो क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट जरूर कर लें। और पीडीएफ उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर चुके होंगे, यानी इस परिवार के सदस्य जो बन चुके होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कार्य यही है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना और फिर ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लास 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3। इस बुक से आपको थोड़ा थोड़ा फील होने लगेगा कि हाँ हम जो पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्लास 6 और 7 में आपको थोड़ा सा ही फील हुआ है केवल, है ना। बाकी तो क्लास 6 और 7 जो है मिक्स थी, उसमें पॉलिटी वाली बहुत कम बातें थी। लेकिन अब क्लास 8 से पॉलिटी की बातें ज्यादा शुरू हो जाएगी। तो आइए करते हैं शुरुआत। इस क्लास 8 में टोटल जो है वो 10 चैप्टर है। थोड़े थोड़े चैप्टर जो है बड़े होने लगे हैं अब। यहाँ पर पहली इकाई है भारतीय संविधान, और अध्याय 2 है धर्मनिरपेक्षता की समझ, अध्याय 3 है हमें संसद क्यों चाहिए, और अध्याय 4 है कानून की समझ। तो आज हम ये 2 इकाई को पूरा करेंगे, ठीक है। इसके बाद कल न्यायपालिका, हमारा आपराधिक न्याय प्रणाली, हास्यकरण की समझ और हास्यकरण का निपटान, और जन सुविधा और कानून और सामाजिक न्याय। कल बाकी के बचे हुए चैप्टर करेंगे और आज चैप्टर 4 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, 1 से लेकर 4 तक। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से जो है वो क्वेश्चन यहाँ से आपके सामने बेहतरीन तौर पर बन सकते हैं। पहला चैप्टर भारतीय संविधान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार कब अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया? तो 1934 में पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी नीति में शामिल किया कि हमें एक जो है वो संविधान की मांग करनी है, संविधान सभा की आवश्यकता है या उसकी मांग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो 1946 में जो है वो
संविधान सभा का गठन किया गया? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का प्रारूप कितने समय में तैयार हुआ? तो 1946 दिसंबर 1946 में शुरुआत होती है और नवंबर 1949 में जो है वो भारतीय संविधान का प्रारूप बनके तैयार होता है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब की गई थी? 1990 में की गई थी और 1990 से लेकर 2012 तक नेपाल में लोकतंत्र रहा। 2002 तक 12 वर्ष नेपाल में लोकतंत्र रहा और इसके बाद इसको वापस जो है वो लोकतंत्र को समाप्त करके राजतंत्र लागू कर दिया जाता है। नेपाल में राजतंत्र दोबारा कब प्रारंभ हुआ? फरवरी 2005 से, और नेपाल से राजतंत्र समाप्त होकर पुनः लोकतंत्र कब प्रारंभ हुआ? 2008 से। नेपाल ने अपने देश के लिए नया संविधान कब अपनाया? तो 2015 से जो है नेपाल ने अपने देश के लिए संविधान को अपनाया, संविधान को एक्सेप्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समानता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये मौलिक अधिकार है। समानता का जो अधिकार है किस प्रकार का अधिकार है? ये एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुमत का कौन सा खतरा लोकतंत्र में बना रहता है? हालांकि एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बहुत ज्यादा निंदा भी की गई है कि हमें जो एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है उसमें से बहुत सारी बातें तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत की जाती है, लेकिन फिर भी हम एनसीईआरटी जैसी है आपकी वर्तमान एनसीईआरटी उसी को वैसे ही पढ़ रहे हैं। तो बहुमत का कौन सा खतरा लोकतंत्र में बना रहता है? निरंकुशता। अगर किसी पार्टी को बहुमत मिल जाता है तो यह संभावना रहती है कि वो निरंकुश हो जाए। जिस प्रकार राजा निरंकुश हो सकता है ना, वैसे ही जिस पार्टी को बहुमत मिल जाता है उसमें यह संभावना रहती है कि उसमें निरंकुशता आ जाती है। निरंकुश अर्थात किसी का भी अंकुश नहीं रहता। लेकिन भारतीय संविधान में इसके लिए भी व्यवस्था की गई है कि अगर किसी पार्टी को अच्छे से बहुमत मिल भी जाता है तब भी वह पार्टी निरंकुश नहीं हो सकती है, क्योंकि संविधान के अंदर इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि कोई भी, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, कोई भी डिसीजन अकेला नहीं ले सकता है। अर्थात वो निरंकुश होने की संभावना संविधान ने खत्म कर दी है। एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबाते हैं तो इसे कहते हैं अंतर सामुदायिक वर्चस्व। संविधान हमें कैसे फैसले लेने से रोकता है? तो सिद्धांतों को ठेस पहुंचाए और जिसमें देश की आस्था हो। 1946 में गठित संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 1946 में 300 सदस्य थे संविधान सभा में। और जब संविधान लिखा जा रहा था तो भारत किस शब्द था यहाँ पर? भारत किस समस्या से गुजर रहा था? तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था जब संविधान लिखा जा रहा था तब। तो यह एक समस्या थी जिससे भारत जो जूझ रहा था। एक तरफ संविधान लिखा जा रहा था, एक तरफ भारत का बंटवारा हो रहा था, कत्लेआम हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक आप सब जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। किसने कहा कि भले ही कानून बन गया हो, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन स्वर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथ में ही है। ये बात कहने वाले कौन थे? ये बात कहने वाले थे भीमराव अंबेडकर। संघवाद शब्द का क्या अर्थ है? संघवाद शब्द का अर्थ है देश में एक से ज्यादा स्तर पर सरकारें होना। संघ सरकार, भारत में किस प्रकार की सरकार है? संघ सरकार है, संघवाद की सरकार है।
तो यहाँ पर सरकार पूरे देश में एक सरकार नहीं होती है। हमारे यहाँ त्रिस्तरीय जो है वो शासन व्यवस्था है, ग्राम स्तर पर, राज्य स्तर पर और देश स्तर पर। हो सकता है कि आप जिस तहसील में रह रहे हो, उस गांव में रह रहे हो, उस गांव में अलग पार्टी का सरपंच है ना? आप जिस गांव में रह रहे हो उस गांव में अलग पार्टी का सरपंच है। आप जिस तहसील में रह रहे हो वहां अलग पार्टी की सरकार है। आप जिस राज्य में रह रहे हो उसमें अलग पार्टी की सरकार है, और आप जिस देश में रह रहे हो वहां पर अलग सरकार है। हो सकता है ऐसा, हो सकता है, क्या होता ही है ना? ऐसा बहुत बार होता है कि तीनों स्तरों पर अलग अलग सरकार हो सकती है। वॉइस नहीं आ रही है ऐसा कमेंट आ रहा है क्या? आप सबको मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है? एक बार कमेंट करके बताएं, क्योंकि मेरा सिस्टम तो ये बता रहा है कि भाई आवाज में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आवाज आपको आ रही है, आवाज में किसी प्रकार की कोई भी समस्या जो है वो नहीं है। आपके फोन में या आपने कोई ईयरफोन वगैरह लगा रखे हैं तो उसमें ऐसी दिक्कत हो सकती है। भारत में कितने स्तर पर सरकार है? तो भारत में त्रिस्तरीय सरकार है, ग्राम स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर। किसने कहा कि आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन में सफलता की गहरी आस्था का और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी? किसने कहा कि भारत के अंदर सार्वभौमिक मताधिकार जो है वो, यानी सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा या भारतीय लोगों को मताधिकार के अधिकार के द्वारा जो सरकार बनेगी वो ज्ञानोदय लाएगी? तो ये बात कही थी A.K. अय्यर ने, और किसके लिए कही थी? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए। जब भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू हुआ तब ये बात जो है वो कही गई थी। नेक्स्ट देखिए, सार्वभौमिक मताधिकार का क्या अर्थ है? तो अपने प्रतिनिधि के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। यही होता है सार्वभौमिक मताधिकार। जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि, संविधान तो यह कहता है कि जनता के प्रति जवाबदेही होती है इनकी। क्या प्रैक्टिकली भी जनता के प्रति जवाबदेही होती है? होती है क्या? प्रैक्टिकली होती है क्या? बुक तो ये कहती है, संविधान तो ये कहता है, संविधान तो ये कहता है कि जो सरकार है, जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, विधायक है, सरपंच है, एमएलए है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, उसकी जिम्मेदारी जनता के प्रति होती है। तो क्या वास्तव में ऐसा होता है क्या? प्रैक्टिकली है? लगता नहीं है ना, प्रैक्टिकली तो नहीं है। एक बार जीतने के बाद 5 साल तक कोई दिखाई नहीं देता है भैया, है ना? चलिए, सरकार ने शक्तियों का बंटवारा किन 3 भागों में कर रखा है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन 3 भागों में बंटा हुआ है सरकार। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि किससे जुड़े होते हैं? तो जनता द्वारा जितने भी प्रतिनिधि चुनते हैं, जितने भी नेता लोग होते हैं, वो विधायिका का पार्ट होते हैं। विधायिका का कार्य क्या है? कानून बनाना। विधायिका का कार्य क्या है? कानून को बनाना। ठीक है। कार्यपालिका का कार्य क्या है? कानून को लागू करना और शासन संचालन का कार्य करना। सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या प्रावधान किया गया है? शक्तियों के बंटवारे इस प्रकार किए गए हैं जैसे सत्ता का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं? संविधान में प्रावधान किए गए हैं कि सत्ता को या शक्तियों को इस प्रकार से बांट दिया गया है कि प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रख सकता है। न्यायपालिका विधायिका पर, विधायिका कार्यपालिका पर, कार्यपालिका विधायिका पर, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे पर नियंत्रण जो है वो
रखा जा सकता है। इसके कारण किसी एक व्यक्ति के पास सत्ता नहीं रही है ना। सत्ता का क्या हो चुका है? विकेंद्रीकरण हो चुका है। राज्य का क्या अर्थ होता है? राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकारों को। ये ऐसे जो क्वेश्चन है ना, ये खास तौर पर मोस्ट होते हैं। हालांकि सरल क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं। देखो, कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन से कठिन बनता है पेपर में। अगर ऑप्शन 3 अलग आ गए है ना, तो आप आसानी से उत्तर को निकाल सकते हो। सीटेट और रीट के पेपर में क्या समानता है? या जैसे सीटेट का पेपर ज्यादा कठिन माना जाता है, स्टेट टेट के पेपर से ज्यादा कठिन सीटेट का पेपर माना जाता है, क्योंकि सीटेट के ऑप्शन इतने ज्यादा नजदीकी आते हैं कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुनना ही सबसे बड़ी कठिनाई का कार्य हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर कि अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों के बारे में क्या कहा? अंबेडकर ने कहा कि इनका दोहरा उद्देश्य है मौलिक अधिकारों का। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। और कोई व्यक्ति दावेदारी कब कर सकता है? आप अपने अधिकारों की दावेदारी कब कर सकते हैं? जब आपको आपके अधिकारों की जानकारी होगी। ये अधिकार उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान ने हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए हैं? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमें कौन से अधिकार देता है? अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने रहने और कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अब ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है ना, ये अभिव्यक्ति का अधिकार, इस अभिव्यक्ति के अधिकार ने आज उदयपुर के अंदर एक व्यक्ति की जान ले ली। आपको पता है कि कुछ समय पहले किसी पार्टी के किसी कैंडिडेट ने, किसी नेता ने किसी विशेष धर्म के बारे में कुछ विशेष टिप्पणी की। उस धर्म के लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, काफी समय से चर्चा चल रही थी, वो मामला शांत हो गया। लेकिन पार्टियों के हम जैसे मूर्ख लोग क्या होते हैं, पार्टी से बंध जाते हैं। मैं अपने आप को मूर्ख कह रहा हूं कि हम जैसे मूर्ख लोग जो है वो पार्टी के बंध जाते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं। मैं किसी पार्टी के साथ बंधा हुआ हूं, कोई किसी पार्टी के साथ बंधा हुआ है, और किसी व्यक्ति ने उस पर्टिकुलर नेता के पक्ष में अपने फेसबुक पर एक अभिव्यक्ति की आजादी का फायदा उठाते हुए कि भाई मुझे संविधान ने अभिव्यक्ति की आजादी दी है, तो मैं भी अपनी अभिव्यक्ति करता हूं, और अपने फेसबुक पर कुछ कमेंट कर दिया। उसको धमकी आई कि तुमने ऐसा कमेंट किया है ना, तो रुक जाओ, तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। वो व्यक्ति पुलिस में शिकायत करता है, इस बात को सीरियस नहीं लिया जाता है, और फाइनली आज उस व्यक्ति को वीडियो बनाकर, हिम्मत देखिए ऐसे मानसिकता वाले लोगों की, एक व्यक्ति को वीडियो बनाकर, लाइव वीडियो में उसको मारा गया, उसका गला काटा गया और उस वीडियो को सोशल मीडिया पे डाला गया। ये हमारे संविधान समाज के लिए बड़ा घातक है भैया। अगर किसी व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो खुलेआम चैलेंज के साथ अपराध कर रहा है, तो ये समाज के लिए बड़ा ही खतरनाक है। ये अभिव्यक्ति की आजादी ने किसी की जान ले ली, किसी के पिता से, है ना, किसी के पुत्र से उसके पिता का साया छीन लिया, किसी माँ की कोख से उसके बच्चे को छीन लिया, किसी पत्नी के सुहाग को छीन लिया है। तो इसीलिए आपसे निवेदन है हम सब लोगों को, एक तो क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं यार, पढ़े लिखे अनपढ़ क्यों बने, कोई पार्टी से बंधो मत। जब तक हम पार्टी से बंधे रहेंगे ना कि मैं
इस पार्टी का हूं, तुम इस पार्टी के हो, फलाना इस पार्टी का है, तब तक हमारा देश प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। हमें साथ देना है काम का। कौन बेरोजगारों के बारे में सोचता है, कौन किसानों के बारे में सोचता है। और हर 5 साल बाद जब वोट मांगने आए ना, तो ये मत कहा करो कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी पार्टी के। ये कहा करो भैया 5 साल में क्या किया बताओ। जब तक हम सब लोग स्वतंत्र नहीं होंगे इस पार्टी से, किसी भी पार्टी से, जो हमारी पार्टी की मानसिकता है ना, उससे स्वतंत्र नहीं होंगे ना, तब तक ऐसी चीजें होती रहेगी। और सोशल मीडिया से ज्यादा दूर रहे, यही जब सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बनता जा रहा है। और ममता अनुच्छेद करवाएंगे आपको, बिल्कुल करवाएंगे। आप धैर्य रखेंगे तो आपको सब कुछ करा देंगे। तो इंडियन आर्मी कह रहा है कि सर प्लीज क्लास को आगे बढ़ाओ। तो मैं कोई गीत गा रहा हूं, भजन गा रहा हूं, कोई चुटकुला या शायरी सुना रहा हूं क्या आपको? इतने भी स्वार्थी मत बनो यार। आप अपने नाम के साथ इंडियन आर्मी लिखते हो और इतने ज्यादा स्वार्थी बन जाते हो। चलो कोई बात नहीं, ये धरती, ये दुनिया, ये इंसान सब क्या स्वार्थी है, तो आपका भी इसमें क्या दोष है ना? आप भी तो, आपको क्या लेना देना है कि समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, और इनका आने वाली परिस्थितियां कैसी विकट हो सकती है, इस बात से शायद आपको कोई लेना देना नहीं है। आप सोचते हो कि मैं मास्टर बन जाऊंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मास्टर बन के रहना तो इसी समाज में है ना मेरे भाई। मास्टर बन के तो इसी समाज में रहना है। तो जब समाज की, अगर ऐसी, ये बहुत ही विचार करने योग्य बात है कि एक फेसबुक पोस्ट के कारण किसी व्यक्ति का वीडियो बनाकर लाइव उसकी हत्या कर दी जाती है, ये सोचने वाली बात है। और आप तो शिक्षक की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक बनने जा रहे हो, आपका मेरा ये काम है ऐसे मुद्दों पर चिंतन करना कि हम किस ओर जा रहे हैं। अगर आज ऐसी स्थिति है तो आने वाले समय में और कितनी विकट स्थिति बन सकती है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, हम स्वार्थी हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है कि पड़ोस में क्या हो रहा है। दूसरा मरे तो मरे, जब तक हमारे ऊपर कोई संकट नहीं आएगा ना, तब तक हम नहीं सोचेंगे। चलिए कोई बात नहीं, बातों पे कोई फायदा नहीं है। मैं ही कभी कभी मूर्ख हूं जो आपको अपने विचार प्रकट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार के कितने आयु से कम बच्चों को मजदूर रखना अपराध माना जाता है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है वो किसी भी मजदूरी वाले सेशन में जो है वो काम देना क्या है, गलत माना जाए। और जिन बच्चों को बहुत ज्यादा जल्दी हो ना कि बस पीडीएफ मिल जाए और हम क्वेश्चन पढ़ ले, तो वो सेशन में ना आया करो, क्लास में ना आकर वेट कर लिया करो। जैसे क्लास आज है, आपको पता है कि सुबह तो पीडीएफ मिल जाएगी, तो क्लास में आए बिना सुबह पीडीएफ डाउनलोड करके घंटा 2 घंटा में खत्म कर दिया करो, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपके विचारों से ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं बात नहीं करूंगा अभी आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा अधिकार हमें अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार देता है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है वो हमें अपने अपने धर्म के अनुसार अपने शिक्षा देने का अधिकार देता है। अगर किसी नागरिक को लगे कि राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो वह क्या कर सकता है? वह न्यायालय की शरण में जा सकता है। वह राज्य जिसका अधिकृत रूप से कोई राजकीय धर्म नहीं होता है कहलाता है धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर कब किए? तो ये किए थे 24 जनवरी 1950 को। और संविधान में मूल अधिकारों के अलावा साधारण मानव के लिए और कौन से नियमों का उल्लेख किया गया है? तो मूल अधिकारों के अलावा मूल कर्तव्यों का भी क्या किया गया है? उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। हम मूल अधिकारों को तो याद रखते हैं, हम मूल अधिकारों को तो याद रखते हैं, बट हम जो है वो मूल कर्तव्यों को भूल जाते हैं। और मूल कर्तव्यों को भूल कर हम बहुत सारे ऐसे कार्य कर देते हैं कि जिससे
हम ही को सबसे ज्यादा नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धर्मनिरपेक्षता की समझ, चैप्टर नंबर 2। हिटलर ने जर्मनी में किस पर अत्याचार किए थे? तो यहूदियों पर इन्होंने अत्याचार किए थे। और हिटलर ने यहूदियों पर किस आधार पर अत्याचार किए थे? धर्म के आधार पर। और कहां पर गैर मुस्लिम को मंदिर और गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है? सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है, वहां पर अगर कोई मुस्लिम धर्म के अलावा किसी अदर धर्म का व्यक्ति रहता है तो उसे मंदिर या गिरजाघर इस तरीके की चीजें बनाने की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अमेरिका के सरकारी स्कूल के बच्चे सबसे पहले किसकी शपथ लेते हैं? तो वो वफादारी की शपथ लेते हैं, है ना। और वफादारी की शपथ लेते समय शपथ में किस वाक्य का विरोध किया गया वहां के लोगों के द्वारा? ईश्वर की छत्र छाया। ये ईश्वर की, ये एक शब्द था, ईश्वर की छत्र छाया। इस शब्द का विरोध जो है वहां के लोगों ने किया। किस देश में यह कानून है कि कोई भी विद्यार्थी बुर्का, टोपी और ईसाई क्रॉस, ऐसे ईसाई धर्म के लोग ऐसे क्रॉस पहनते ना इस प्रकार का, तो ये क्रॉस पहन के जो है वो स्कूल में नहीं आ सकता है ना। कौन से देश में ऐसे कानून है कि इस्लामिक बुर्खा, यहूदी टोपी और बड़े बड़े ईसाई क्रॉस पहनकर जैसे धार्मिक और राजनीतिक चिन्ह का या प्रतीक धारण करके स्कूल में नहीं आएंगे? फ्रांस ने 2004 में ये कानून बनाया और अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो उसको स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाता है। ठीक है, उसको स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चैप्टर नंबर 3, हम संसद क्यों चाहिए? हमें संसद क्यों चाहिए? क्यों चाहिए हमें संसद? बताइए, हमें संसद क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए तथा बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए? 1885 के 1885 में ही कांग्रेस का स्थापना हुआ था। निर्वाचन प्रतिनिधियों की व्यवस्था को मंजूरी किस अधिनियम के द्वारा दी गई? 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में क्या अधिकार नहीं दिया गया था? वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की पहली बार किस आम चुनाव में प्रयोग किया गया था? जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका पहली बार किस चुनाव में उपयोग किया गया था? तो इसका पहली बार जो है वो उपयोग किया गया था 2004 के चुनाव में। ठीक है, 2004 के चुनाव में जो है पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से कितने पेड़ों की रक्षा हुई? तो 1.5 लाख पेड़, यानी एक चुनाव में 1.5 लाख पेड़ों का यूज हो जाता था। वो जो पर्ची बनती थी ना, जिसको हम थप्पा मार के और उस पेटी में डालते थे, उस पर्ची को बनाने के लिए संपूर्ण चुनाव में 1.5 लाख पेड़ों को काटा जाता था। देश का सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था कौन सा है? संसद। और संसद के कितने सदन है? 2, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 245। राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? 545। लोकसभा में कितने समय के बाद चुनाव करवाया जाता है? प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। और 17वीं लोकसभा 2019 में भारतीय जनता पार्टी के कितने निर्वाचित सांसद हैं? 303 हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने हैं? 52 हैं। और शिवसेना के पूछे जा सकते हैं क्योंकि शिवसेना का अभी चर्चा चल रहा है, तो 18 है। ठीक है, एंड कुल कितने सांसद है? टोटल मिला के 543 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसद सदस्य सांसद क्या कहलाते हैं? संसद सदस्य यानी जो सांसद होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एमपी कहलाते हैं, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद के कितने भाग है? 3 भाग मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा।
लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए कितने सांसद होने चाहिए? 272। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और लोकसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 2। इन 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, लेकिन वर्तमान में इसको हटा दिया गया है ना। वर्तमान में ये रूल हटा दिया गया है, अब 2 सदस्य मनोनीत नहीं किए जाते हैं। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाला दल का अंग नहीं होने वाले राजनीतिक दल क्या कहलाता है? विपक्षी दल कहलाता है। लोकसभा का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कार्यपालिका का चुनाव करना। और सत्ताधारी दल का मुख्य क्या कहलाता है? सत्ताधारी दल का जो मुखिया है, मुखिया कर दीजिए, मुखिया क्या कहलाता है? तो ये प्रधानमंत्री। जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो किस प्रकार की सरकार बनती है? गठबंधन की सरकार बनती है। जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर अभी आप देख रहे हो गठबंधन की सरकार है, जो काफी ज्यादा अधर में चल रही है ना। अगर गठबंधन की सरकार होती है, जैसे कि हम लास्ट सेशन में चर्चा कर रहे थे कि सबसे ज्यादा गठबंधन की सरकार का जनता को जो है वो क्या होता है? नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा मुख्य रूप से प्रतिनिधि के रूप में किसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है? राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए क्या आवश्यक है? राज्यसभा की मंजूरी। जब तक राज्यसभा किसी विधेयक को मंजूरी नहीं देती है तब तक वो विधेयक जो है वो क्या नहीं बनता है? कानून नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? कानून नहीं बनता है। नेक्स्ट देखिए, संसद में लोकसभा द्वारा पारित कानून की समीक्षा कौन करता है? राज्यसभा करती है। और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं 233, है ना। 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। और 17वीं लोकसभा 2019 में मतदान प्रतिशत कितना रहा था? तो 67.11%। 60 वर्ष पहले संसद में कितने प्रतिशत महिला थी? 60 वर्ष पहले 4% थी, जो वर्तमान में कितनी हो गई है? 11% हो गई है। नेक्स्ट देखिए, चौथा चैप्टर है कानून की समझ, अंतिम चैप्टर आज का। ब्रिटिश सरकार ने किस कानून के तहत बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकते थे? रोल एक्ट कानून के तहत। रोल्ट एक्ट कानून कब लागू किया गया? मार्च 1919 में। रोल्ट एक्ट का विरोध करते पंजाब के क्रांतिकारी डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन को कब गिरफ्तार कर लिया गया था? 10 अप्रैल 1919 को। और इनकी रिहाई के लिए, सैफुद्दीन और इनकी रिहाई के लिए अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन जो है वो इन दोनों क्रांतिकारियों, जिनको रॉल्ट एक्ट के तहत जो है गिरफ्तार कर लिया था, छुटाने के लिए क्या किया जा रहा था? शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। और राजद्रोह एक्ट अंग्रेजों ने कब पारित किया? 1870 में। किस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता है तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है और गिरफ्तार किया जा सकता है? राजद्रोह के तहत। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य किसी महिला के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है, मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, तो इसे क्या कहते हैं? घरेलू हिंसा कहते हैं। घरेलू हिंसा कानून कब बना? 2005 में। घरेलू हिंसा शब्द में घरेलू शब्द का क्या अर्थ है? ये जो घरेलू हिंसा शब्द है, इसमें ये जो घरेलू शब्द है इसका अर्थ क्या है? महिला। ऐसी महिला भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में या एक ही घर में रह चुकी है या रहती है। और घरेलू हिंसा कानून पर स्थायी समिति ने अपनी सिफारिश राज्यसभा को कब दी? दिसंबर 2002 को। और संसद ने घरेलू हिंसा कानून कब सहमति दी? 2005 में। और घरेलू हिंसा कानून कब लागू हुआ? 2006 के अंदर। और अगर कोई कानून विवादास्पद हो
या जनहित में ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं और न्यायपालिका की शरण में जा सकते हैं उस कानून के विरोध में। तो ये हो गया आपका क्लास 8 का 4 चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, फोर चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। कल नेक्स्ट जो है वो चैप्टर करेंगे और प्रयास ये करेंगे कि कल शाम को ये क्लास 8 पूरी हो जाए, वरना परसों तो हो ही जाएगी निश्चित तौर पर ही। तो अभी के लिए बस इतना ही। पढ़िए, लिखिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, और बाकी एक्टिविटी से अपने आप को जितना दूर रखेंगे उतने खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। और अपने अलावा थोड़ी थोड़ी दूसरे बच्चों की और समाज की भी हमें सोचते रहना चाहिए, लेकिन मुख्य तौर पर हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है, पढ़ाई की ओर ध्यान देना है और सफलता प्राप्त करने के लिए अग्रसर होना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने अपना कीमती समय हमें दिया। इसके लिए